नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेर शपथ तक इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब करीब करीब 2/3 से अधिक सीटों पर, करीब 70% सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे चरण की वोटिंग आज 96 लोकसभा सीटों पे थी, वो संपन्न हो गया। और इन सारे सीटों की अगर बात की जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो अब एनडीए के नए नारे, नए क्लेवर के साथ सामने उतरने की तैयारी कर रही थी, दरअसल चौथे चरण में भी देश की जनता ने दिखा दिया कि ये चुनाव किसी नेता के नाम पर नहीं, ये एजेंडा आधारित चुनाव है, ये रूपरेखा आधारित चुनाव है, ये कार्यक्रम आधारित चुनाव है, ये व्यक्ति आधारित चुनाव नहीं है। और देश की जनता जब व्यक्ति आधारित चुनाव से जब दूरी बना लेती है तो इस भारत देश के भीतर किसी भी तरह से एक व्यक्ति के नाम पर कोई अंडरकरेंट पैदा करने की ये कोशिश जो है उसको सीधा फलीता लग जाता है। और आज जो अंडरकरेंट जमीन के ऊपर देखा गया, उस अंडरकरेंट की बुनियाद जो है, जो पिछले कई महीनों से पड़ रही थी, वो कोई महसूस नहीं कर पाया। लेकिन इस अंडरकरेंट को अगर देखने के बाद साफ साफ लग रहा था कि देश की जनता बदलाव के मूड में जा रही है। वरना कौन सोचता कि गिरिराज सिंह की सीट पूरी तरीके से फंस जाएगी। कौन इस दौर में सोच सकता था कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने खड़े एसएस सहलूवालिया की हालत पतली हो जाएंगी। और कौन सोच सकता था कि देश की जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह पिछड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। कौन इन सारी परिस्थितियों में कल्पना भी कर सकता था कि महुआ मोइत्रा के सामने कोई चुनावी लड़ाई नहीं दिखेगी। और इन्हीं परिस्थितियों में जब साफ ये दिखने लगे कि महाराष्ट्र के भीतर पुणे के सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ा संघर्ष करने की स्थिति पड़ जाए, तो हिंदुस्तान की राजनीति में बदलते हुए तस्वीर को, इस बदलती हुई तस्वीर को एक बदलते हुए दौर के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 की जो लोकसभा चुनाव समझ पाने की जो भूल है बीजेपी की, वो बीजेपी के लिए कितनी भारी पड़ी है। आज जो 96 सीटों पर चौथे चरण में हुई, उसमें 13 सीट उत्तर प्रदेश की, 11 महाराष्ट्र की, 8 सीट बंगाल और मध्य प्रदेश की, 4 सीटें झारखंड और ओडिशा की, सभी 42 सीटें आंध्र और तेलंगाना की। और इसके साथ साथ बात किया जाए तो 1 सीट जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की थी। और जो चुनाव हुए, इसे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 13 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। और सभी 13 सीटों में से मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो है थोड़ी बहुत बढ़त की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वो सारी सीटें सीतापुर, धौरहरा और सीट। बाकी 10 की 10 सीटें पर जो है कानपुर नगर की सीट भारतीय जनता पार्टी के फंस जाएगी, ये सपने में भी न तो नागपुर सोच सकता था, न दिल्ली सोच सकती थी, और न ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाणक्य नीति की ये उम्मीद थी। लेकिन ऐसा हुआ आज। अखिलेश यादव के इलाके में तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव का परचम लहराता हुआ दिखा। और वहीं परचम लहराने के इस दौर में बात बिहार की अगर की जाए तो कल नीतीश कुमार की भाव-भंगिमा में जो दिखाया, आज जो सब कुछ फोटो के ट्रेंड के रूप में दिखा, उस ट्रेंड में साफ साफ दिख रहा था कि नीतीश कुमार के मंत्री के बेटे ने नीतीश के मंत्री की बेटी को समस्तीपुर में शिकस्त दे देने की करीब की स्थिति पैदा में चल गई। अमित शाह की करीबी नित्यानंद राय का चुनाव पूरी तरीके से उजियारपुर लोकसभा सीट में फंस गया। बात मध्य प्रदेश की जाए, जो 8-0 का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का था, वो 8-0 की स्थिति में भी अभी मंदसौर और रतलाम की सीट कांग्रेस पार्टी खींचने की करीब पहुंच चुकी है। और लड़ाई तो काफी हद तक 2 और अन्य सीटों पे फंस चुकी है। बात पश्चिम बंगाल की जाए तो केवल बहरामपुर के अंदर ही नहीं, जहां पर यूसुफ पठान बैटिंग कर रहे हैं फील्ड में, अधीर रंजन चौधरी वहां पे, यहाँ की पूरे के पूरे 8 सीटें पर वहां पे ऐसा दिख रहा है जहां पर 1-2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की जद्दोजहद में है। वरना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को करीब नंबर 3 की पोजीशन बनाए रखने में दिक्कतें हो रही। और बात ओडिशा की जाए तो ओडिशा के हालात में नवीन पटनायक एक बार फिर से चैंपियन दिख रहे हैं। ओडिशा की 4 सीटों पर जहां लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आशा की किरणें कम से कम चौथे चरण में तो दिखाई नहीं पड़े। बात बिहार और झारखंड के बीच अगर की जाए, बिहार और उड़ीसा के बीच झारखंड की अगर करें, जिन 4 सीटों पर चुनाव हुआ, वो 4 सीट पे गीता कोरा कांग्रेस के सिटिंग एमपी भले ही भारतीय जनता पार्टी में आ गई, लेकिन बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं थे। पलामू की सुरक्षित सीट के ऊपर राजनीति कर रहे हैं फील्ड में अधीर रंजन चौधरी वहां पे,
यहाँ के पूरे 8 सीटें पर वहां पे ऐसा दिख रहा है जहां पर 1-2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की जद्दोजहद में है, वरना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को करीब नंबर 3 की पोजीशन बनाए रखने में दिक्कतें हो रही। और बात ओडिशा की जाए तो ओडिशा के हालात में नवीन पटनायक एक बार फिर से चैंपियन दिख रहे हैं। ओडिशा की 4 सीटों पर जहां लोकसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आशा की किरणें कम से कम चौथे चरण में तो दिखाई नहीं पड़े। बात बिहार और झारखंड के बीच अगर की जाए, बिहार और उड़ीसा के बीच झारखंड की अगर करें, जिन 4 सीटों पे चुनाव हुआ वो 4 सीट पे गीता कोरा कांग्रेस के सिटिंग एमपी भले ही भारतीय जनता पार्टी में आ गई, लेकिन बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं थे। पलामू की सुरक्षित सीट के ऊपर राजद की कैंडिडेट भारी पड़ती हुई दिख रही है। इसी से बखूबी अंदाजा लगा सकता है कि 4 सीटों की स्थिति झारखंड के भीतर क्या। सभी राज्यों की कमोबेश बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात तो की ही नहीं जाए। जी किशन रेड्डी की कुर्सी फंस रही। तेलंगाना में 4 सीटें बीजेपी को मिलती, 4 में इस बार खाता खुल जाए तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और ये तस्वीर वाला कौन भूल सकता है इस दौर में जब हैदराबाद के भीतर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट माधवी लता वोटर को चेक करती हुई नजर आई थी, वो प्रोजाइडिंग ऑफिसर के रोल को निभाते हुए नजर आई थी। इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार और जीत के लिए नहीं बल्कि इस चुनाव में अस्तित्व के लिए कई राज्यों में लड़ती हुई दिखाई दे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं वाली बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने काम किया कह नहीं सकते, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके अपनी पार्टी को पिछले बार से बेहतर स्थिति में ला करके खड़ा किया। यह आंध्र प्रदेश के जो वोटिंग का अनुमान है वो बताते हैं। देश में नतीजे 4 जून को आएंगे। बात अगर बिहार की करें, और बिहार से इसलिए भी बात क्योंकि नीतीश कुमार ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के पल्लीते को छिन्न भिन्न करने का काम किया, और छिन्न भिन्न करने के साथ जो जाति जनगणना, जो कास्ट सेंसस का जिन निकाला, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा जब देश के अलग अलग राज्यों में बुलंद होने लगा, और इसकी बुनियाद जब तैयार की बिहार से, और बुनियाद तैयार करने के बाद फिर से बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए, तो आज खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ा जो नीतीश कुमार की पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नहीं चाह रहे थे। ऐसी खबरें मिल रही थी कि वह नहीं चाह रहे थे कि इस गठबंधन में वापसी की जाए, एनडीए गठबंधन में वापसी की जाए जेडीयू। नरेंद्र मोदी के बगलगीर बना, लेकिन कल शाम जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के बगल में गठबंधन के अलावा रोड शो वाली गाड़ी पर बिहार के पटना में नीतीश कुमार दिखाई दिए, उस गाड़ी पर जो भाव भंगिमा उनको दिखी, उसमें बिहार की तस्वीर को साफ किया कि नीतीश कुमार जो है कितने दिन और कितने घंटों के लिए अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, ये बीजेपी के लोगों को भी करीब करीब आभास हो गया। उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की परिस्थितियां जो है, किस तरीके से सत्ता के बीच का संघर्ष, भावी नेतृत्व का सवाल, और 4 जून के बाद क्या योगी बने रहेंगे, और योगी तभी बने रहेंगे जब नरेंद्र मोदी की सत्ता से विदाई हो जाए। ये नैरेटिव जब उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, कुछ समुदायों में जब घर करता हुआ नजर आए, तो आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर करीब 13 से 3-4 पर सिमटने की हालात होंगे। हालात एक दिन में नहीं ऐसा बने, इस हालात को बनाने के लिए पिछले कई सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। कौन कल्पना कर सकता था कि ऐसे भीतर अंदर खाने खबर चलेगी जिसमें दलित मतदाता उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी के साथ वोट देने के लिए तैयार हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को उसके साथ गलवैया करता हुआ और साइलेंट वोटर बनकर के, बिल्कुल अल्पसंख्यक की तरह साइलेंट वोटर बनकर के दलित मतदाता मतदान करेगा। ये किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि बात संविधान बचाने पर आ गई, बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए आरक्षण को बचाने की आ गई, बात कास्ट सेंसस के साथ ईडी पर आ गई, और इन सबसे बात आगे बढ़ करके जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के साए तले देख ऐसी परिस्थितियों में जाकर खड़ी हुई, जिन परिस्थितियों के भीतर नागरिक समाज की भूमिका एक लोकतांत्रिक देश के भीतर सीमित होते हुए व्यक्ति नाम केवल की एक परिभाषा सत्ता से भी बड़ी अब दिखाई देने पड़ने लगी। तो देश की मतदाताओं ने एक लंबी लकीर खींच करके आगे बढ़ने का सोचा। जो उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में जो रेखाएं खींची जा रही है, वो बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना भी खींच रही है, और झारखंड भी खींच रहा।
और काफी हद तक कमोबेश वही लकीर आज के चुनाव में साफ दिख गया कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों ही सही, लेकिन 29 में से 28 सीटें पिछली बार बीजेपी को देने वाले राज्य मध्य प्रदेश भी कुछ खींची। इस पूरी रेखाओं को देख करके एक बार साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया अलायंस अब बहुमत के आंकड़े के कितना करीब पहुंचा, इस पर तो बहुत साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े से अब बहुत दूर नहीं है। ये कहीं ना कहीं चौथे चरण के वोटिंग के बाद साफ साफ दिख रहा है। साफ साफ इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन के चुनावी तैयारी को सबने हल्के में ले लिया था। जयंत चौधरी और नीतीश कुमार के द्वारा साथ छोड़े जाने को सबने बहुत बड़ी घटना बना करके दिखाया, और इन सब के बीच जो है राजनीति की चाल चरित्र और चेहरा चुनावी हिंदुत्व के कुमारी के साथ जो है 2014 और 2019 जैसे व्यवहार करता हुआ अगर दिखेगा, ये उम्मीद दिल्ली से लेकर के नागपुर तक सबने पाल रही है। लेकिन हालात दूसरा था, वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा। 30 लाख नौकरियों की बात देश के नौजवानों के दिलो दिमाग में बस गया कि 15 अगस्त से पहले 30 लाख नौकरियों की पूरी वैकेंसी सामने ला दी जाएगी। दलित प्रधानमंत्री, संभावित प्रधानमंत्री के रूप में दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को जिस प्रकार से कुछ महीने पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इंडोर्स किया, उसके बाद दलितों को लगने लगा कि अब बहुजन समाजवादी पार्टी चाहे आकाश आनंद को लाए, चाहे आकाश आनंद की भूमिका को फिर से सीमित कर दे। ऐतिहासिक अवसर को चूकना नहीं है इस बार। देश पहले इस बार दलित प्रधानमंत्री के दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। उस हालात के बीच संविधान बचाने की एक नई लड़ाई जब देश के सामने हो जाए, तो उस नई लड़ाई कितनी वास्तविक है, कितनी काल्पनिक, इसकी चिंता छोड़ करके दलित समाज एक नए सिरे से राजनीति को मथने की कोशिश में 2024 के लोकसभा चुनाव में लग गया। तो क्या ओबीसी वर्ग और क्या प्रगतिशील स्वर्ण वर्ग, सबके साथ उसकी राजनीतिक गलवैयां और ज्यादा मजबूती के साथ होने लगती है। और इसी गलवैयों के दौर में जो है जैसे जैसे वर्गीय चेतना जो है, क्लास कॉन्शसनेस जिसको अंग्रेजी में जातीय चेतना, कास्ट कॉन्शसनेस, और इन सब के बीच जो है बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा, देश के नौजवानों का मुद्दा, गरीबी, मुफलिसी, ओल्ड पेंशन स्कीम, स्वामीनाथन फॉर्मूले जैसे सब जब एक साथ जाकर के खड़े हो जाए, तो राजनीति में किसानों के मुद्दे पर जिस पार्टी के लोगों ने बाकी